वनकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्रीकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। आज डेट है 11th ऑफ आज डेट तो 12th है, लेकिन आज आपको 11th और 12th दोनों की मिल जाएगी। वैसे वीडियो मैं अलग अलग ही बना के रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगी, ठीक है। तो आज 12th है, लेकिन हम दोनों कल का जो 11th का था और आज का 12th का जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो एक आर्टिकल 11th का है वुमेंस के बारे में है। ये ऑल्दो मैं पहले ही बता दी थी, मेंस ओरिएंटेड आर्टिकल है, ठीक है। मेंस के ओरिएंटेड में अगर आप देखोगे तो जो सोसाइटी का चैप्टर GS1 है, ठीक है, उसमें वुमेन के बारे में है ना। वुमेन का ऑल्दो क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन आप वल्नरेबिलिटी सेक्शंस के बारे में, सोशल जस्टिस जब GS2 में जब पढ़ते हो या फिर GS1 में जब आप पढ़ते हो तो सोसाइटी के अंडर में वुमेन का एक टॉपिक कवर होता है ना। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, वुमेन ऑन एजुकेशन, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वुमेन्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम PYQ के बेसिस पे देखते हैं, तो उसी के अंडर में ही एक सेक्टर कवर होगा। इसमें क्या बताना चाह रहे राइटर कि ना, देखिए, अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में भी बात करोगे ना, तो हेविली उसका जो भी मेन काम है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जो सिस्टम है, एग्रीकल्चर के जो भी लाइफ स्टॉक है, एग्रो फॉरेस्ट्री है, फिशरी है, उसमें जो सबसे ज़्यादा मेहनती काम है ना, लेबर वर्क जो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है, वो वुमेन की प्रोडक्टिविटी पे ही डिपेंड है। लेकिन दुख की बात यह है कि जितनी प्रोडक्टिविटी इन पे डिपेंड है ना, उसी हिसाब से इनको जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो यानी उनको जो वेज रेट जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो वुमेन काम करती है ना यहाँ पे, वो विदाउट वेज रेट की काम करती है, ठीक है। यानी जो काम होता है, क्योंकि क्या होता है अक्सर, अभी जैसे अगर आपने 2021 के आसपास या 20 के आसपास इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ा होगा नॉर्मली, या न्यूज़पेपर भी पढ़ा होगा, तो इसमें एक रिपोर्ट आई थी ये बिफोर ना 2019 था, ये तो कोविड का टाइम हो गया, 2019 के आसपास बिफोर कोविड के टाइम ना एक रिपोर्ट आई थी जिसमें माइग्रेशन के बारे में बताया गया था इकोनॉमिक सर्वे में। तो सर्वे में भी ये चीज़ मेंशन करी गई थी कि अब ना रूरल एरिया में जो मेन होते हैं ना, वो माइग्रेट कर रहे हैं अर्बन की तरफ। तो रूरल एरिया में जो मेन आदमी लोगों का जो काम था वो क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। तो अब इस स्पेस को रिप्लेस करने के लिए कोई ना कोई आएगा, ठीक है। यही एक माइग्रेशन की थ्योरी में हम पढ़ते हैं। तो उसमें उसको रिप्लेस कौन कर रहा था, वुमेन कर रही थी। तो वुमेन को कोई खास ऐसा सैलरी नहीं दी जा रही है, यहाँ कोई वेज रेट नहीं दिया जा रहा है उसको कि पर डे के हिसाब से अगर आप खेत में अगर 7 से 8 घंटे काम करोगे, बुआई करोगे, कटाई करोगे, तो आपको इतना रुपये या पगार दी जाएगी, नहीं। तो यही इशू यहाँ पे राइटर कंसर्न रेस कर रही हैं कि वुमेन टिपिकली जो है उन्हें जो लेबर इंटेंसिव वर्क जो दिया जाता है, अगर दिया भी जाता है तो वो लो पेइंग होता है या फिर वो इनविजिबल होता है, दिखता ही नहीं है। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न देखिए, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन जो है, मेन को जितनी टेक्नोलॉजी या मेन को जितना मैस्कुलिन पावर जैसी चीज़ें दी जाती है ना, उतनी वुमेन को नहीं दी जाती। यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप एक ट्रैक्टर चलाना ही देख लो। अक्सर आपने देखा होगा ट्रैक्टर जो है वो तो आदमी चलाएगा, औरत थोड़ी चलाएगी। क्यों भाई, क्यों? ट्रैक्टर ने लिख रखा है क्या, या ट्रैक्टर बनाने वाले कंपनी ने बोला है क्या, अगर इसके एस्केलेटर पे वुमेन का पैर लगेगा तो नहीं चलेगा? नहीं, दिस इज द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ पेट्रियार्की सोसाइटी कि मैनुअल ये सारे काम जो हैं, ये मशीन चलाना, गाड़ियाँ चलाना, इसके सारे डिसीजंस में सिर्फ और सिर्फ जो है मेन करेंगे, ना कि वुमेन करेंगी, है ना। तो ये कहीं ना कहीं जो है गैप पैदा करती है, टेक्नोलॉजी गैप जिसको बोलते हैं, मेन और वुमेन के बीच में, ठीक है। तो इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए यहाँ पे ना MS स्वामीनाथन के रिसर्च फाउंडेशन ने कहा कि वुमेन्स जो फार्मर्स है ना, वुमेन फार्मर, उन्हें हमें फिश वर्कर के लिए जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए, जो भी इन्हें सिग्निफिकेंटली प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी ना, उसे हमें गैदर करके इन्हें प्रोवाइड करवाना होगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे बताया कि कोरापुट डिस्ट्रिक्ट जो कि उड़ीसा में एक बहुत ही स्मॉल कल्टिवेटेड एरिया है, वहाँ पे फूड न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो है रीजन्स है ये काफ़ी, ठीक है। वहाँ पे कम्युनिटी अगर आप देखोगे ना, तो स्पेशली जेंडर बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो मेन है वो पूरी तरीके से जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं ना, वो प्रॉपर वही डील करते हैं, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उसमें भी डिसीजन उन्हीं का ही होता है अक्सर। ये तो सिर्फ कोल्हापुर एक केस स्टडी बताइए, इवन मैं तो जितना मेरी समझ है, अगर आप अपने घर में भी देखोगे या फिर ओवरऑल सोसाइटी में भी देखोगे, तो मेन का डिसीजन पावर ज़्यादा डोमिनेंस रहता है एज कम्पेयर वुमेन के, है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल बताया, जैसे ट्रैक्टर का एग्जाम्पल ले लो, मैस्कुलिन पावर के फॉर्म में इसे सिम्बलाइज किया जाता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि वुमेन्स का जो वर्क फोर्स है वो इतना ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड लेवल तक ही बनी रह जाती हैं। और अगर एग्रीकल्चर में उन्हें काम मिलता भी है ना, तो बहुत हैवी इंटेंसिव वर्क होता है, जैसे वीडिंग करना, थ्रेशिंग करना, डी हलिंग करना, पल्वराइजिंग करना, ठीक है। तो जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, मेहनत कर रही है वो, हार्डवर्क कर रही है वो, ठीक है, लेकिन उसके लिए उन्हें जो है अप्रिसिएशन भी तो मिलना चाहिए ना। और अप्रिसिएशन ऑन द फॉर्म ऑफ वेजेस के फॉर्म में, इंक्रीमेंटल के फॉर्म में, उनके जो लेबर है वो वेस्ट ना जाए,
है ना, राइट। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि पूरी टिपिकल जो पेट्रियार्की स्टीरियोटाइप बना रखा है, तो यहाँ पे इसको जो है हमें फाइट करने की ज़रूरत है। ऑल्दो बहुत ज़्यादा बैटल्स चल रहे हैं इस चीज़ के लिए। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल ना फिशरीज़ के सेक्टर्स में भी दिखा रहे हैं। अब जैसे क्या होता है कि स्मॉल अगर फीमेल जैसे फिशरीज़ भी होती हैं जो मछली पकड़ती हैं, है ना, तो जब वो उन्हें सेल करने के लिए जाती है ना, तो देखना स्ट्रीट वेंडर हो या जो इनसे परचेस करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 800 रुपये के हिसाब से ही वो दाम रखते हैं पर उनके पास जितना भी क्विंटल होता है, क्योंकि वुमेन के अब डिपेंड करता है वो कितनी फिशरी पकड़ पा रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर वहीं बड़े स्केलर्स में अगर मैन एक जाता है तो उसको ज़्यादा एक बार्गेनिंग, एक डिसीजन से एक जो पैसा मिलता है वो ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर फीमेल के। तो ये चीज़ एक गैप क्रिएट करती है फिशरीज़ के सेक्टर्स में भी। तो यहाँ पे क्या होता है कि कहीं ना कहीं वुमेन्स की जो उसका जो प्रोडक्ट है वो सही तरीके से रीच नहीं कर पा रहा है सही मार्केट तक। और मार्केट को रीच करने के लिए आपको क्या चाहिए, वो चाहिए इन्फॉर्मेशन। तो राइटर वही बता रहे हैं कि यहाँ पे फिश की अवेलेबिलिटी जो है उससे रिलेटेड जो भी पोटेंशियल मार्केट है उसके बारे में वुमेन को बताना होगा ताकि वो कन्वेंशनल बिजनेस मॉडल्स को रन कर सके, ठीक। इसके अलावा वुमेन जो है मेनली यहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे MSSF जो MS स्वामीनाथन का जो इंस्टीट्यूशन है, इन्होंने बोला है कि स्पेशली कुछ रीजन्स में जहाँ वुमेन्स फिश वर्कर्स हैं लेकिन लो इनकम से ग्रसित हैं, जैसे कि नागपट्टनम, मयिलादुरई, कूडलूर, रामनाथपुरम, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं तमिलनाडु स्टेट्स के। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बताया कि ऑल्दो एक्सेस इनके पास मोबाइल फ़ोन है, टैबलेट है, हेल्पलाइंस है, एडवाइजरी है, ठीक है। यहाँ पे डिजिटल पेमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑनलाइन बिजनेस जो है इन्हें यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। तो यानी छोटा सा इंटरवेंशन, छोटी सी डिजिटल टेक्नोलॉजी की नॉलेज जो है ना, जो स्मॉल स्केल के फिशरी वर्कर्स हैं उनके काम पे बहुत बड़ा एक चंक जो है एक रिजल्ट दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर ओवरऑल ये बताना चाह रहे हैं कि जो जेंडर रिस्पॉन्सिव टेक्नोलॉजीज़ है वो वुमेन्स को स्ट्रेंथन करेगी, ब्रेक डाउन करेगी बैरियर को कि ये काम सिर्फ और सिर्फ मेन कर सकते हैं, ये काम सिर्फ और सिर्फ फीमेल कर सकती हैं, ठीक है। इस तरह की जो बैरियर्स होती है ना वो बिजनेस को रन नहीं करने देती हैं, है ना। तो ये एक बहुत ही अच्छा केस स्टडी था। मेंस पर्सपेक्टिव है, फुल्ली आप 2-3 लाइन में भी इसको लिख दोगे, ओवरऑल समराइज करके एग्जांपल दे दोगे इस MS स्वामीनाथन इंस्टीट्यूशंस का कि किस तरीके से यहाँ पे जो है ये छोटे छोटे मोबाइल फ़ोन्स और जो हेल्पलाइंस होती हैं उनके द्वारा मार्केट के पोटेंशियल इन्फॉर्मेशंस के बारे में बताकर बिजनेस मॉडल्स को रन करवाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो ये एक आर्टिकल था। इसके अलावा नेक्स्ट एक आर्टिकल देखिए, यहाँ पे ना बनाना के ऊपर, आपको पता है बनाना अगर आप लेके आते हो मार्केट से तो सबने एक्सपीरियंस करा होगा, विद इन 2 to 3 डेज में ही ये पूरा इस तरीके से ब्राउनिश कलर का हो जाता है। देखिए ये ब्राउन होता इस वजह से है क्योंकि बनाना के अंडर में जो एथिलीन मौजूद होता है ना, इसका एक कॉम्पोनेंट है एथिलीन, वो इसको ब्राउनिश बना देता है, ठीक है। हम इसको वेस्ट कर देते हैं। तो अभी इसी चीज़ को 2-3 दिन बाद ही मोस्ट ऑफ टाइम कोई नहीं खाता इसको और कूड़े में सीधा सीधा डस्टबिन में जाता है। तो इसी चीज़ को कंसर्न में ध्यान में रखते हुए यूके के बेस बायोटेक कंपनी ने क्या किया है कि एक बनाना जो स्पेशली फ्रेश, अगर आप ग्रीन जो जिसकी जो डांडी होती है ग्रीन होती है एकदम, तो वो एकदम कच्चा होता है, थोड़ा कच्चा पक्का होता है कि मतलब वो ज़्यादा दिन तक चल जाएगा। तो उसको और 12 आवर्स तक बढ़ाकर ग्रीन रखना और इस ब्राउन जो एथिलीन प्रोड्यूस कर रहा है बनाना, उसके रेशियो को कम करने के लिए यहाँ पे इसकी जीन में एडिटिंग की काम जो है इन्होंने किया है, जेनेटिकली मॉडिफाई या इंजीनियर बनाना जो है, जिससे इसकी जो शेल्फ लाइफ वो बढ़ सके, ठीक है, वो ब्राउनिश ना हो सके। तो यहाँ पे काम किया है, ठीक है। और ब्राउन क्यों होता है? क्योंकि एथिलीन प्रोड्यूस करता है जो बनाना का जो कॉम्पोनेंट है, जिसकी वजह से वो ग्रीन से येलो होके ग्रीन होता है, फिर येलो होता है, फिर वो ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है, वो एकदम फिर ब्लैक सा भी पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे काम अब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग जो करी जा रही है बनानाज में, वो क्या करेगा, जो इसके अंदर में एक एंजाइम है जो पॉलीफेनॉल ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, जिसको PPO कहते हैं, उसको वो एब्सेंट कर देगी बनाना के अंदर में, जिसकी वजह से क्या होता है कि बनाना जो एथिलीन प्रोड्यूस करता है वो रेशो बिल्कुल ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें काम है मेनली। रीज़न इसलिए क्योंकि यूके में देखा गया है कि 50% ऑफ जो भी प्रोडक्शन होता है बनाना का, उसका वेस्ट हो जाता है हर साल, ठीक है। ये एक रिपोर्ट है सर्वे 2017 के यूके गवर्नमेंट के अंडर में। तो इन्होंने कहा कि फूड वेस्टेज होता है, ऊपर से बनाना के वजह से जो वेस्ट फॉल है, जैसे इन्वायरमेंट में अगर आप फूड वेस्टेज से ग्रीन हाउस गैस भी बढ़ती है, क्योंकि जब खाना सड़ता है तो उससे वो गैस मीथेन प्रोड्यूस होता है। तो सोचो उससे कितना बड़ा ग्रीन हाउस गैस एमिशन हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है ये, ठीक। इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल है मॉरिशस के बारे में। देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ना अभी 2 दिन की विजिट पे, यानी 11 और 12 तारीख की, आज जो है 2 दिन तक के विजिट पे गए हैं मॉरिशस पे। ये अब ना ये पहला विजिट नहीं है, 2015 में इनका पहला विजिट था, ठीक।
अब सीधे 2025 में गए हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है पूरे 10 साल के बाद। ऑल्दो यहाँ पे जो है इसका एक रीज़न ये भी है कि अभी रिसेंटली जो है 12 मार्च को इनका नेशनल डे है आज, यानी 12 मार्च का नेशनल डे है, तो इसके सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और ये 12 मार्च का डे भी जो है इन्होंने गांधी जी के जो दांडी मार्च यात्रा था, ठीक है, उसी के इन्फ्लुएंस में या उसी को ही एक प्रमोट करते हुए, है ना, ये जो है एज अ मॉरिशस ने अपने डे 12 मार्च को जो है इंडिपेंडेंट डे डिक्लेयर किया है, ठीक है। अगर हम इसके ओवरऑल फिजिकल की बात करेंगे, फिजिकल स्ट्रक्चर्स की, तो यहाँ पे 70% जो पॉपुलेशन है वो इंडियन ओरिजिन ही है। टोटल इसकी 1.2 बिलियन पॉपुलेशन है, आइलैंड है पूरा, ठीक है। तो ऑल्दो इसकी अगर आप हिस्टोरिकल देखोगे तो ये फ्रेंच कॉलोनी, इवन ब्रिटिशर्स के सॉरी यूरोपियन के अंडर में जितने भी थे कॉलोनी, ब्रिटिशर्स के, फ्रांस के, पोर्चुगीज़ के, डच के, इन सब के कॉलोनाइजेशन में ये रहा है। फाइनली 1968 में जाके ब्रिटिशर्स से ये आज़ाद हुआ था, ठीक है। लेकिन इसका एक आइलैंड है चार्कोपेलो, सॉरी चार्कोपेलो, आर्केपेलगो होता है वो, तो एक आर्केपेलगो मतलब समूह, यानी एक क्लस्टर ऑफ द आइलैंड्स बोलते हैं। इसमें चागोज एक आइलैंड है जो कि ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन ने 1968 के बाद जो है यूएस को दे दिया था, ठीक है। उसमें दियागो गार्सियो करके एक एरिया है जिसमें मिलिट्री बेस यूएसए ने अपना बना रखा है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक लंबा आर्ग्यूमेंट चला, अभी आज भी इसी के बारे में है, तो ओवरऑल मैं उसमें भी बताऊंगी आपको। लेकिन यहाँ पे ब्रिटिशर्स के बारे में देखिए 1968 में ये फ्री हुआ, ठीक है। और लेकिन देखिए मैं ओवरऑल आपको बताती हूँ, इस वाले में तो पता है क्या बताया कि मेन क्या क्या एमओयू हम साइन कर चुके हैं 2015 में, अब क्या करने वाले हैं उसके बारे में है। लेकिन मैं उससे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री आपको बता देती हूँ। देखिए ये ना वैसे 12 के आर्टिकल है, लेकिन मैं यहाँ कवर कर दे रही हूँ, 12 की आज के आर्टिकल है, उसमें सी राजा मोहन जी का जो है सेम मॉरिशस पे ही बताया गया है। तो अगर आप इसमें देखोगे ना इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, तो यहाँ पे देखिए ये बताया गया है कि ना अगर आप इसके कॉलोनियल एरिया को देखोगे तो यूरोपियन के जितने भी कॉलोनाइजेशन है, जैसे पोर्चुगीज़, डच, फ्रेंच, सब ने यहाँ पे रूल किया है। लेकिन 1968 में फाइनली जाकर इसने इसको आज़ाद कर दिया ब्रिटेन ने। लेकिन यहाँ पे चागोज आर्केपेलगो जो है एक आइलैंड है, पूरा क्लस्टर है जिसमें बहुत सारे आइलैंड है, उसमें से दियागो गार्सियो करके एक आइलैंड को यूएस को दे दिया था मिलिट्री बेस बनाने के लिए, ठीक है। तो इसमें फाइनली अब जाके मॉरिशस ने, अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले मॉरिशस ने जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर केस फाइल किया कि भैया यूके तो अपना कॉलोनाइजेशन छोड़ के चला गया, लेकिन हमारा आइलैंड जो मॉरिशस को बिलोंग करता है वो इसने यूएसए को दे दिया, ठीक है। तो फाइनली यूएन में भी ये केस गया, तो यूएन ने भी मॉरिशस को सपोर्ट किया, इंडिया ने भी मॉरिशस को सपोर्ट किया कि अब कॉलोनाइजेशन तो खत्म हो गया, तो यूएस को जो है ये बेस मॉरिशस को दे देना चाहिए, ठीक है। तो ये इशू बहुत चला चागोज आइलैंड का। तो यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास 2019 में एक केस गया था, यूरोपियन यूनियन ने भी इसको सपोर्ट किया। तो फाइनली अब ये हुआ था कि अब यूके तो गेम से हट गया, यूएसए और मॉरिशस ने अब इसको डील जो है, मॉरिशस ने यूएसए को बोला कि अब आने वाले 99 ईयर्स तक आप मिलिट्री बेस लगा लो, लेकिन इसके बाद आपको खाली कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर एक चीज़ और बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पे मिलिट्री, यूएसए की मिलिट्री को बनाए रखने का एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक रीज़न भी है, क्योंकि आपको पता है इंडियन ओशन में चाइना का जो है इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पिछले अगर 5-7 साल से देखोगे, नियरली 1 डेकेड से देखोगे तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं मॉरिशस प्लस इंडिया दोनों ने ही ना यूएसए को ये जो दियागो गार्सिया आइलैंड है उस पर अपने मिलिट्री एयरबेस को बनाए रखे कि आप आने वाले 99 ईयर्स तक बना के रखो। कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी है ताकि यूएसए जो है चाइना को कंट्रोल कर सके, चाइना का दबदबा पूरे इंडियन ओशन में ना बढ़ सके। तो ये एक स्ट्रैटेजिक यहाँ पे रीज़न बता रहे हैं राइटर, ठीक है। और दूसरी बात देखिए, पहले मॉरिशस का जो सिग्निफिकेंस है ना वो बहुत ज़्यादा था, कब, जब तक मिड ऑफ द 19th सेंचुरी में आई थिंक 1829 के आसपास जो है स्वेज कैनाल, जो आपको पता है स्वेज कैनाल ओपन हुआ था जो रेड सी के पास है ना, जो रेड सी के पास अगर आप देखोगे, रेड सी के पास देखोगे तो यहाँ पे जो स्वेज कैनाल है यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे इसके ओपन से पहले क्या होता था, जो अफ्रीका है, ठीक, जो अफ्रीका है, लोग यहाँ से केप ऑफ गुड होप से ही जो है माइग्रेट होकर इंडियन ओशन आते थे। तो यहीं पे बीच में मॉरिशस पड़ता है, तो मॉरिशस बहुत बड़े खाब हुआ करता था, ठीक है। पोर्ट कॉल जिसको बोलते हैं, पोर्ट कॉल यानी जो आपके शिप आते हैं तो वो रेस्ट और फ्यूलिंग करने के लिए किसी न किसी आइलैंड का सहारा लेते ही लेते हैं। तो उस समय मॉरिशस की काफ़ी सिग्निफिकेंस थी, लेकिन अब जब से स्वेज कैनाल बनी है उसके बाद मॉरिशस का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस कम हो गया। लेकिन अब इंडियन ओशन में जिस तरीके से चाइना का रेलेवेंस बढ़ता जा रहा है या इसका जो अटैक बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से मॉरिशस की इंपॉर्टेंस आज भी बनी हुई है। और इंडिया और मॉरिशस का जो रिलेशन है वो तो बहुत
बेहतरीन है, बहुत ही अच्छे दोस्तों में से मॉरिशस आता है इंडिया का, ठीक है। तो ये चीज़ बनी हुई है। और यहाँ पे चाइना का ही बता रहे हैं, जैसे चाइना का जो रिलायंस है अफ्रीकन मिडल ईस्टर्न रिसोर्सेज पे, उनके ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स पे, है ना, और घूम फिर के फिर इंडियन ओशंस पे अपना जो इस्टेब्लिशमेंट है, तो वहाँ पे जो जिबूती आइलैंड्स है उस पर भी कंट्रोल करने की कोशिश करी है बीजिंग ने। तो इस चीज़ को कॉन्स्टेंटली कंट्रोल करने के लिए मॉरिशस के साथ यूएसए का, ठीक है, डील बनाए रखना, और इंडिया ने अपनी दोस्ती मॉरिशस के साथ बनाए रखना, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से चाइना को कंट्रोल करने का ही जो है मेन मोटिव यहाँ पे बताया जा रहा है ना। और इसके अलावा यहाँ पे चाइना का भी काफ़ी वेस्टर्न इंडियन ओशंस में भी इंटरेस्ट रहा है, गल्फ कंट्रीज़ में भी, चाहे वो ईरान हो, टर्की हो, रशिया में हो, और वो अपने ट्रेड को भी एक्सपैंड करता ही जा रहा है थ्रू द वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत, है ना, रोड बनाने के तहत। तो ये चीज़ें हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे मॉरिशस का जो सिग्निफिकेंस है वो इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एज अ राइटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये 12th का था। देखिए मैंने वो इसलिए दिखाया, वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बताया। अब यहाँ पे चाइना के फैक्टर के बाद जो मेनली फोकस किया गया है कि एरिया ऑफ फोकस के न्यू दिल्ली इनके साथ टाई अप करके क्या करेगा। एक तो डिफेंस, देखिए डिफेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैंने बताया ना इंडियन ओशंस में जिस तरीके से चाइना का इंटरवेंशन है, तो यहाँ पे इन्हें अपने आप में जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है दोनों कंट्री के लिए, इंडियन नेवी और मॉरिशस नेवी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे होप है कि यहाँ पे ये साइन करेंगे। इसके अलावा इंडियन प्रोजेक्ट, जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी तक जो है इंडिया ने 1.1 बिलियन जो है इन्वेस्ट किया है मॉरिशस पे, 729 बिलियन जो है लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, 427 मिलियन ग्रांट दिया है, लाइन ऑफ क्रेडिट यानी काइंड ऑफ एक लोन मान लीजिए, ठीक है, लाइबिलिटी है मॉरिशस की इंडिया के ऊपर, और ग्रांट असिस्टेंस यानी उधार देना, लेकिन ग्रांट ऐसा होता है कि वापस रिटर्न नहीं करना होता। 427 मिलियन के आसपास जो है इंडिया ने मॉरिशस को ग्रांट दिया है। एमओयू भी साइन किया है 2022 में, 96 स्मॉल प्रोजेक्ट्स जो हैं जिसपे इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है मॉरिशस के, ठीक। इसके अलावा फर्स्ट रिस्पॉन्डर यानी कोविड भी हो, चाहे फिर कोई भी स्पिल क्राइसिस हो, ऑयल स्पिल क्राइसिस या साइक्लोन लास्ट ईयर जो आया था, ठीक है, वॉक्शियो ऑयल स्पिल क्राइसिस बहुत बड़े न्यूज़ में था 2020 के आसपास, ठीक है, वाकाशियो। तो वहाँ पे भी सबसे बड़ा जो हेल्पर होता है ना वो कौन होता है, इंडिया ही होता है, ठीक। इसके अलावा ट्रेड की अगर हम बात करें तो मॉरिशस के साथ बहुत ही अच्छा एक पार्टनर है, सेकेंड लार्जेस्ट जो FDI है, ठीक है, इनटू इंडिया में जो आता है वो मॉरिशस से ही आता है। देखिए कई बार क्या होता है कि क्योंकि ये टैक्स हेवन है, मॉरिशस में टैक्सेस नहीं लगते हैं, तो बहुत सारे कंपनीज, पेरेंट कंपनी जैसे आप मान लीजिए सोनी है या सैमसंग है, कोई भी बड़ी बड़ी कंपनीज क्या होती हैं मॉरिशस में अपनी पेरेंट कंपनी रख लेती हैं, और जो है इंडिया में उसके जो सब ब्रांचेस होते हैं वो खोल लेती है। तो क्या होती है, वो इंडिया को ये बोलती है कि भैया अब मॉरिशस और इंडिया के साथ क्या होता है कि ये टाई अप होता है कुछ टैक्स से रिलेटेड छूट का। तो ये मॉरिशस जो अब ये जैसे सैमसंग है, मान लीजिए सोनी है, ये है ना अपने पेरेंट कंपनी में इंडिया को बोल देगी कि हमने तो मॉरिशस में ही जो है टैक्स भर दिया है, तो इंडिया को वापस डबल टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑल्दो मॉरिशस में भी नहीं टैक्स देते हैं, तो ये बहुत एक इशू भी बना था जिसको हम बेस इरोजन बोलते हैं, ठीक है। ये इकोनॉमी में एक कॉन्सेप्ट बढ़ते हैं बेस इरोजन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ट्रेड के साथ यहाँ पे बताया कि 15 साल अभी जो है नियरली काफ़ी नेगोशिएशंस किए हैं। इंडिया के 11 PSUs हैं इंडिया मॉरिशस में, बैंक ऑफ बड़ौदा, लाइफ इंश्योरेंस, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस कंपनी। इसके अलावा स्पेस कॉपरेशंस पे भी हमने काफ़ी काम किया इंडिया और मॉरिशस के बीच में, टेलीमेंट्री, ट्रैकिंग, टेली कमांड में, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स में भी काफ़ी कॉपरेशंस किए हैं। 86 में ही हमने एप्लीकेशन साइंस रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड साइन करे हुए हैं। मॉरिशस के साथ हमने मॉरिशस रिसर्च इनोवेशन काउंसिल और इसरो ने MOU साइन कर रखा है, दोनों के साथ कॉपरेशन करके सैटेलाइट्स, जॉइंट सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करोगे तो इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन प्रोग्राम है जो अभी लार्जेस्ट बेनिफिशियरी है मॉरिशस इसका, ठीक। इसके अंदर ट्रेनिंग देता है इंडिया मॉरिशस के सिविलियंस को, डिफेंस स्लॉटर्स को, इंडियन टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक कॉपरेशन के अंडर्स में। अभी 2300 इंडियंस जो है स्टूडेंट्स करंटली परस्यू कर रहे हैं हायर एजुकेशन फ्रॉम द मॉरिशस, तो इससे उन्हें बहुत अच्छा जो है इनकम सोर्स मिलता है स्टूडेंट्स की वजह से। तो ओवरऑल जो यहाँ के बहुत बड़े लीडर थे रामगोपाल, जो कि उनके एंसेस्टर्स बिहार से ही बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो फेस्टिवल्स वगैरह बनाते हैं। तो इंडिया के जैसे बिहार का सबसे फेमस फेस्टिवल जैसे छठ पूजा है, तो कहीं ना कहीं कल्चरल अटैचमेंट हो जाता है ना, ठीक है। तो ये इसलिए मॉरिशस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी विजिट पे गए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, ठीक। इसके अलावा ये ओवरऑल 11 तारीख का आर्टिकल था, तो अब हम 12 तारीख का करते हैं, तो मैं नेक्स्ट उसको अलग वीडियो में बनाती हूँ, ठीक है। तो ये 11th का था। थैंक यू।